नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने 26/11 मुंबई हमले को लेकर कांग्रेस के बारे में जो बात बोली है, जो खुलासा करा है, जो एक्सपोजे करा है, उसमें कितनी सच्चाई है और कांग्रेस आरएसएस और बीजेपी को लेकर जो बात कह रही है उसमें कितना दम है। आज टक्कर में इन दोनों पे बड़ी बातचीत। मुंबई का 26/11 हमला भारत की आत्मा पर सीधी चोट थी। हमले के 17 साल बाद गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने बड़ा दावा किया। उन्होंने इस हमले को कांग्रेस आईएसआई के बीच फिक्स्ड मैच बता दिया। I have said it on very occasions. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. I say that with full responsibility. I have been telling it for 7 years, 8 years. आरवीएस मणि के इस दावे के बाद सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। बीजेपी कांग्रेस को आईएसआई की बी टीम बता रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के आईएसआई के साथ रिश्ते खंगाल रही है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की बी टीम है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी आतंकवाद पर सॉफ्ट अप्रोच अपनाती थी। अंडर सेक्रेटरी की बात से मैं कहूँगा कि भैया तुम ये भी पूछो ना, अगर उस समय आईएसआई खराब थी, मैं तो अभी हाल में ये राम माधव जी ने 4 बार मीटिंग की आईएसआई से। 26/11 हमलों के बाद शुरू हुई सियासत पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने इस्लामिक जिहाद को डिफेंड करने के लिए हिंदू टेरर का फेक नैरेटिव करा। उस समय पर आपको याद होगा कि चिदम्बरम हो या राहुल गांधी हो, वो कह रहे थे एलईटी डेंजरस नहीं है। कि हर हिंदू तो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जितने हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघी क्यों है, ये हमें बता दो। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. Their RSS activists, with their connivance, I am again repeating, with their connivance and support, are participating in acts of terror. मैंने कभी भी मुंबई में जो आतंकवादी हमला किया था, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि 26/11 हमला वाकई कांग्रेस की जानकारी में हुआ या ये सुरक्षा में चूक का मामला था। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं 26/11 हमले पर मणि के दावों का विश्लेषण क्या है। फिक्स मैच का आरोप। 26/11 हमला कांग्रेस और आईएसआई के बीच एक मिली भगत का नतीजा था, यह आरवीएस मणि का दावा है। राजनीतिक फायदे के लिए हमले को प्लान किया गया था। राजनीतिक फायदा। 26/11 के बाद कांग्रेस को 2009 चुनाव में एक फायदा मिला। हमले का मकसद सरकार को मजबूत और विपक्ष को कमजोर करना था, यह मणि का आरोप है। चेतावनियां नजरअंदाज की गई, यह भी मणि का आरोप है। कोस्ट गार्ड ने आतंकियों की नाव की चेतावनी दी थी, क्लियर कट, लेकिन कोस्ट गार्ड की चेतावनी को अनदेखा किया गया। भारत ने हमला रोकने का मौका खोया। ताज होटल में एनएसडी पहुंचने में जानबूझकर 2 घंटे देरी करी कांग्रेस की सरकार ने, इसके कारण ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। यह भी मणि का दावा है, यह भी आरवीएस मणि के दावों के हिसाब से हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। भगवा आतंक का प्लान। हमले को भगवा आतंक बताने की कोशिश थी। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया तो प्लान फेल हो गया। अजमल कसाब ने भी बकायदा कलावा पहना हुआ था, यानी आप कलावा समझते क्या होता है? मौली, जो कि हम हाथ में डालते हैं। हिंदू लोग अक्सर ये डालते हैं, मैंने भी डाली हुई है। लेकिन कसाब मुसलमान था, लेकिन उसके बावजूद उसने कलावा डाला हुआ था। और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने पूरी तरह से थ्योरी गढ़ी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन है, वो इस आतंकी हमले में शामिल है। बकायदा एक किताब का विमोचन कराए थे दिग्विजय सिंह। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या 26/11 पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई अब सबके सामने आए? यह हमारा सवाल है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। मेरे देश की दर्शकों को भी अधिकार है कि सच्चाई सामने आए।
मेरे साथ कई दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आनंद रंगनाथन हैं मेरे साथ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, सतीश के सिंह हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन आरवीएस मणि ने कुछ बड़ी बातें बोली हैं। वो बड़ी बातें बहुत बड़ी हैं। पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि और उनका बड़ा दावा है, बड़ा बयान है कि 26/11 मामले में था आईएसआई और कांग्रेस का आपस में चोरी दामन का साथ। मैं ये बयान जिम्मेदारी से दे रहा हूं, ये कहा है। बहुत बड़ा बयान है पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि का। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। 26/11 हमले में आईएसआई और कांग्रेस का एक तरह से हाथ था। पूर्व अंडर सेक्रेटरी हैं आरवीएस मणि। यह अपने आप में सनसनीखेज बात है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, ऑपोजिशन का चेहरा है, नेता लेफ्ट के हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे जब 26/11 का हमला हुआ। यह बहुत बड़ी खबर है। क्या आपको लगता है कि ये जो आरवीएस मणि दावा कर रहे हैं, इस दावे में कितना दम है? मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि लेफ्ट से लेकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह तक ये एस्टैब्लिश करने में लगे थे कि ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी है और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन है, उसका हाथ है। दोनों चीजों में एक पैरेलल भी है। देखिए, मैं तो इनको आरवीएस मणि को मैं इनको सीरियस नहीं लेता। बयान तो बयान है, बयान कोई भी दे सकता है। बयान पुलवामा के बारे में भी दिया जा सकता है कि 2019 में साहब, तो क्या मैं बोलूं कि भारत सरकार ने उसको इंजीनियर कराया था इलेक्शन जीतने के लिए? गलत होगा ना। तो इस तरह से बयानबाजी करने से और नेशनल पार्टियों को अटैक करना एक गलत ट्रेंड है। यह कहना कि कोई भी पार्टी एंटी नेशनल है, कांग्रेस जैसी ओल्डेस्ट पार्टी इस देश की जिसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, यह अपने आप में गलत है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले यहां पे आतंकवादियों ने आके लोगों को मारा। क्या कहें, बैलेंसिंग एक्ट के लिए मोदी सरकार ने करवाया था आईएसआई के साथ मिलकर के, जिससे कि मुसलमानों को एक बुरा नाम मिले और इनको बेनिफिट्स हो इलेक्शंस के अंदर एंड अदरवाइज इन देयर कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र। ये सब बातें देखिए, ये इर्रेशनल है। किसी भी पार्टी को एंटी नेशनल घोषित करना गलत है। सब पार्टियों का अपना कंट्रीब्यूशन है और सब पार्टियां अपने अपने तरीके से देश में नेहरू से लेकर के आज तक सभी प्रधानमंत्रियों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो एक निचले स्तर पे आरवीएस मणि गिर चुके हैं, इससे नीचे कोई नहीं जा सकता। नहीं, पर एक ऑल सेरेंडर, एक पैरेलल तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तब क्या हुआ था? तब दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन, मैंने तो बाइटें सुनाई उस समय की दिग्विजय सिंह की 2008 की। मैं कोई अपने मन से नहीं बाइट सुना रहा। ये बोला दिग्विजय सिंह ने कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कराया है कि नहीं बोला था? हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आई थी कि नहीं आई थी? आपको लगता है हिंदू आतंकवाद था? यह है भाई। आज खड़ा होकर के, आज के दिन, आज की बात मैं करता हूं, आज की तारीख की, अगर बाबा रामदेव खड़े होकर के कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहिए, आज घोषणा करी है उन्होंने। और जब इस्लामिक राष्ट्र की बात पीएफआई करती है, सुधांशु त्रिवेदी जी सबसे पहले कहेंगे पुट हिम बिहाइंड बार्स, और मैं सुधांशु त्रिवेदी का समर्थन करूंगा कि इस्लामिक राष्ट्र कैसे कोई मांग रहा है इस मुल्क के अंदर। तो जो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं उनका क्या? खुल के आज नहीं, हिंदू राष्ट्र अलग अलग डिबेट है। बाबा रामदेव के पीछे तो आप सदियों से हैं। बाबा रामदेव तो आपकी कुंठा का बड़ा विषय हो सकते हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी आज विषय नहीं है। मेरा आपसे क्लियर कट है, दिग्विजय सिंह ने तब इसको आरएसएस की प्लानिंग बताया था, नहीं बताया था? हाँ या ना बोलिएगा। 1947 के जब मैं 1947 पे हुई नहीं, मैं 2008 पे हूं। मेरे को बताइए ना, 2008 में क्या दिग्विजय सिंह ने इसको आरएसएस की प्लानिंग बताया था, नहीं बताया था? फिर मैं और तब आप तालियां बजा रहे थे, नहीं बजा रहे थे? बताया था, उसको सुन लीजिए। हाँ, नहीं, क्यों बताया था सुन लीजिए। 1947 में जब विभाजन हुआ, जिन्ना को तो हम बोल देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल था, शायद कुछ गलतियां थी, लेकिन ज्यादा बड़ी शायद कुछ गलतियां थी भी रही है, शायद कुछ गलतियां थी आरएसएस की भी रही है, जिन्ना की शायद कुछ गलतियां थी और बड़ी गलती आरएसएस की थी। आरएसएस को स्टेक होल्डर ही नहीं था आजादी के अंदर। आजादी ना, क्या बात कर रहे हैं आप? ओके, मतलब जिन्ना की शायद कोई गलती थी और पाकिस्तान ने शायद हमला कराया होगा। पता नहीं क्या लोग, आप लोग करना क्या चाहते हैं इस देश के अंदर? ओके, लेट मी गेट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु, ओके, यू होल्ड योर गन्स प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी। मुझे लगता है कि विवेक श्रीवास्तव जी को, मैं थोड़ा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, वाहियात बातें करने की आदत हो गई है। पहली बात तो इस आदमी को यह नहीं पता है कि 26/11 का हमला नवंबर 2008 में हुआ था और कम्युनिस्ट पार्टी ने न्यूक्लियर डील के मुद्दे पे जुलाई 2008 में समर्थन वापस ले लिया था और वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई थी।
तब मुलायम सिंह जी और अमर सिंह जी वहां गए थे, वो फोटो याद करिए, उन्होंने जाके बचाया था। इसके बावजूद ये आदमी डिफेंड करने में लगा है। अब दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, 16 अप्रैल 2025 को, मात्र कुछ दिन पहले पहलगांव के हमले से, जनरल आसिम मुनीर का वीडियो अवेलेबल है, जो ये कहता है कि ये हम टू नेशन थ्योरी हमने मानी कि हिंदू और मुसलमान तो एक साथ नहीं हो सकते, और उसने ये बोला, विवेक श्रीवास्तव कान खोलो और सुनो, आसिम मुनीर ने कहा कि दुनिया में 2 ही रियासतें कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत मदीना और एक रियासत पाकिस्तान। उसके बावजूद बेहयाई देखिए इन लोगों की, जब मुल्जिम इकबालिया बयान कर रहा है और कह रहा कलमे की बुनियाद पर ये रियासत बनी, उसके बाद इनकी देखिए कि कैसे डिफेंड कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द फैक्ट, 2008 के बारे में आरवीएस मणि जी ने कोई बात हवा में नहीं बोली है। इससे पहले आरवीएस मणि जी ने इशरत जहां के एफिडेविट के चेंज होने की बात कही थी, और जब हम लोगों की सरकार आई और वो फाइल तलब की गई, फाइल गायब थी, और नीचे के सारे अधिकारियों ने लिखा, और सुनो विवेक श्रीवास्तव जी, अभी और कान खोल के सुनिए, इशरत जहां का केस भारत के इतिहास नहीं दुनिया के इतिहास का इकलौता केस है। जितने सो कॉल्ड हिंदू टेरर के केस हैं, समझौता एक्सप्रेस केस, मालेगांव का केस, पहले आता है कि ये सब पाकिस्तान के द्वारा है, अचानक यू टर्न ले लेती हैं एजेंसीज और सब हिंदू टेरर हो जाते हैं। मगर इशरत जहां तो अद्भुत केस है, भारत की आईबी और सीबीआई दोनों कह रही थी इशरत जहां आतंकवादी है, पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, आरिफ कस्मानी से उसको पैसे भी मिले थे, मगर अचानक सीबीआई अपना एफिडेविट बदल देती है और कहती है कि इशरत जहां इनोसेंट है, मगर उसी सरकार की आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना एफिडेविट नहीं बदलती है। यानी भारत सरकार की 2 एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। पहले आईबी सीबीआई दोनों कह रही है आतंकवादी है, अब सीबीआई कह रही है आतंकवादी नहीं है, मगर यूपीए सरकार की आईबी कह रही है आतंकवादी है। गजब का मजाक बनाया है साहब। अब आइए साहब, इसी मैटर में 2008 वाले में 11 दिसंबर 2008 को देन होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने भारत की संसद में बयान दिया कि नेवी को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखी थीं, मगर इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह अपने आप में शक पैदा करता है, ये आईएसआई के साथ कहीं मिली भगत तो नहीं थी, ये शक पैदा होता है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, 2008 ये सारे के सारे जितने आतंकवादी थे, सबके पास फेक हिंदू आईडी कार्ड थे, सब हाथ में ऐसे कलावा बांधे थे। अगर शहीद तुकाराम ओमले ने अपनी जान देकर कसाब को नहीं पकड़ा होता तो हिंदू थ्योरी चेप कर दी गई होती। इसका प्रमाण और भी है। ये किताब कैसे लिख दी गई भाई साहब चंद महीनों में? अजीज बर्नी ने किताब लिख दी और दिग्विजय सिंह ने उद्घाटन कर दिया कि 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। आपके लाखों दर्शक समझ सकते हैं किताब लिखना बहुत लंबा प्रोसेस है। और अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक सामान्य ज्ञान, सुधांशु एक सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। किताब लिखने में कितना समय लगता है? एक 500 600 700 पन्नों की किताब लिखने में कितना समय लगता है? मैं पूछ लेता हूं, आप सतीश के सिंह, यू आर वेल नोन, आप फॉर्मर एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, किताब लिखने में कितना समय लगता होगा? कितना भी समय लग सकता है। नहीं, फिर भी समय का कोई सीमा होगी? एकदम 3 महीने में तो किताब नहीं आ जाएगी। नहीं, एक साल अगर आप अच्छी तथ्यात्मक किताब लिखना चाहते हैं तो हालांकि अगर स्क्रिप्ट कहीं से आ रही हो फिर तो फटाफट चल सकती है। वो तो आप 15 मिनट में भी लिख सकते हैं। That's the point. That's the point. Very. आपकी टर्न आएगी सर, एक सेकेंड। अब मैं रुक करता हूं, विवेक मेरे साथ हैं। विवेक, इतने मिनट में 15 मिनट में किताब भी छापी जा सकती है। अगर कोई बाहर से स्क्रिप्ट भेज रहा हो, चाइना से, पाकिस्तान से, किसी और मुल्क से, या कोई और स्क्रिप्ट भी भेज रहा हो, अब मुझे ये सब लिखने में पूरा दिन लग गया। आज मुझे ये सब लिखने में पूरा दिन लग गया। शाम को मैं शो प्रेजेंट करने के लिए आया आपके समक्ष, मुझे पूरा दिन लग गया आज। लेकिन अगर स्क्रिप्टिंग ही मुझे लिखना ही नहीं है तो मैं तो 10 मिनट में सब कुछ करके बैठ जाऊंगा। मेरा माय होल पॉइंट इज दिस कि अजीज बर्नी की किताब और आरवीएस मणि के दावों में एक पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है। एज सिंपल एज दैट। रिस्पॉन्ड विवेक जी। नहीं, बिल्कुल नहीं ड्रॉ किया जा सकता। किताब अगर आपके पास आपको असिस्ट करने के लिए टाइपिस्ट हैं, आप देयर आर मेनी पीपल हु मेक द बुक राइट, तो ये जरूरी नहीं है। यू कैन राइट अबाउट, अरे बताना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। टाइपिस्ट से क्या होता है? इट इज नॉट अ बिग डील। नहीं, अब लिखना मतलब ये थोड़ा होता है कि हाथ से बैठ करके आज के ज़माने में लोग लिख रहे हैं। आप बोलिए, आपने टाइपिस्ट को बिठाया, टाइप हो रहा है।
ये तो देखो, दिस इज नॉट एनी लॉजिक। कॉमन सेंस की तो बात करिए विवेक। आप कह चुके हैं गर्मी 50 डिग्री मोदी की वजह से है, ईरान आपका डीएनए ईरान का है। आप आवेश में ये भी बोल गए एक दिन कि मेरा डीएनए ईरान का है। ओके, एक सेकंड सुधांशु जी, मुझे पता है आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आनंद रंगनाथन भी वेट करें। आनंद रंगनाथन, मेक योर पॉइंट प्लीज। हाँ, पहले तो मैं ये कह दूं अमीर जी, आप पे कल्पेबल होमिसाइड का केस हो जाएगा। आप विवेक को बुला के पूरे करोड़ों लोगों का बीपी बढ़ाते हैं, इससे हार्ट अटैक की मत करिए ये। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। विवेक बाद में जेल जाएंगे, पहले आप जेल में जाएंगे। क्या बोल रहे हैं ये? मैं इनसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, लेकिन मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे। बिल्कुल विवेक जी, अगर चाइना हम पे टेरर अटैक करती है, करवाती है, और हमारे मिलिट्री चीफ, एयरफोर्स चीफ मोदी जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें चाइना के जो टेरर हाइडआउट्स हैं उन पे बॉम्ब करने की हमें इजाजत दीजिए, मोदी जी कहते हैं नहीं दूंगा। क्या मोदी जी ने एंटी नेशनल एक्ट किया है, हाँ या ना, रिफ्यूज करने में? सीधे जवाब दो। नो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही नोज बेटर। इज इट? आप जवाब दो। एंड ही नोज बेटर। अच्छा, तो मिलिट्री मैंने दे दिया जवाब। ही इज माय प्राइम मिनिस्टर एंड ही नोज बेटर। हाँ, अब देखिए क्या हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया। अब प्लीज अमीश जी, इनको इनके कैरियर की तरह प्लीज फेड आउट कर दीजिए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। जो मनी जी हैं, उनका टॉर्चर करवाया गया था इशरत जहान के केस में। ही वाज टॉर्चर्ड। व्हाट ही इज सेइंग इज पॉसिबली ट्रू। मैं तो कह रहा हूं, अगर तुकाराम, स्वर्गीय तुकाराम ओमले जिंदा उन्होंने जो किया है वो नहीं किया होता ना, तो ये पूरा कसब was the one who was caught alive because of तुकाराम ओमले जी की सैक्रिफाइस। अगर कसब मर जाता तो ये पूरा का पूरा कांग्रेस की पूरी साजिश थी कि कहते ये आरएसएस ने करवाया, बीजेपी ने करवाया। पर मैं आपको यहां पे 2 चीजें कहना चाहूंगा। उनके जो होम मिनिस्ट्री में थे आरवीएस मनी जी, एक और होम मिनिस्ट्री में थे, उन्होंने सपोर्ट किया था, कहा था सैफरन टेरर। एक और लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, कहा था 2611 आरएसएस की साजिश है। ये दोनों लोग आज बीजेपी में। तो किस मुंह से बीजेपी क्रिटिसाइज कर सकती है यूपीए को, जब उनके दोनों लोगों ने ये कहा। आरके सिंह की बात कर रहे हैं, आरके सिंह और कृपाशंकर जी, दोनों आरके सिंह अब बीजेपी के साथ नहीं है। आरके सिंह को हटा दिया गया है बीजेपी से। हालांकि वो मंत्री रहे, ऐसे कई बातें की गई। सुधांशु त्रिवेदी स्टेटमेंट के बाद लिया था। और कृपाशंकर जी अभी भी हैं बीजेपी में। सुधांशु रिप्लाई टू दिस। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस। हाँ, आरके सिंह वाज होम सेक्रेटरी। मैं आनंद रंगनाथन जी बहुत प्रबुद्ध हैं और हमारे मित्र हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा वो आरके सिंह को, या यूं कहो पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में थोड़ी सी गलती कर गए। सैफरन टेरर वर्ड चिदम्बरम साहब दिसंबर 2007 में यूज कर लिए। आरके सिंह तो तब तक एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं बने थे। अब आइए साहब, 11 दिसंबर 2008 को जो मैंने स्टेटमेंट कोट किया है, तब तक आरके सिंह सेक्रेटरी भी नहीं बने थे। ये आरके सिंह सेक्रेटरी 2011-12 में जाके बने, और जब तक तो केस एनआईए को शिफ्ट भी नहीं हुआ था, और तब तक 2011 तक तो राहुल गांधी बकौल विकीलीक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सच है, बकौल विकीलीक्स अमेरिकी राजदूत को जाकर कह चुके थे कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू टेरर है। तो देखिए आनंद रंगनाथन, जब आप ये बात करिए तो ध्यान रखिए, और जिस जमाने में वो तो एक सेक्रेटरी थे, ब्यूरोक्रेट थे। सुशील कुमार शिंदे ओपनली बोले जनवरी 2013 में कि आरएसएस टेरर कैंप चलाती है, और जब सुषमा स्वराज जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा तो मुझे नहीं पता, भारत के गृह मंत्री का बयान है, इसे जवाब देना चाहिए, तो जानते हैं भारत के गृह मंत्री ने क्या कहा? मैं अपना बयान वापस लेता हूं, और मैंने तो वो ऐसे ही बोल दिया था। और ये भारत के वो गृह मंत्री हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये कहा, 2 साल पहले इंटरव्यू में, कि जब मैं डल लेक पे जाता था, 2 साल पहले नहीं, 1 साल पहले, क्या बताऊं, मैं गृह मंत्री होता था मगर मेरे पैर के नीचे की धरती फटी रहती थी। तो मुझे लगता है कि जो पूरी की पूरी उन्होंने पैर के नीचे की धरती फटी हुई नहीं बोली थी, उन्होंने कुछ और फटा हुआ बोला था। नहीं, मैं वो उस रूप में कहना चाहता हूं। सुनिए, मैं एक लाइन बोल देना चाहता हूं, दर्शक खुद समझ जाएंगे। सुनिए अमीर जी, जो कुछ सुशील कुमार शिंदे जी ने बोला था, लहू लुहान सी थी घाटी, लहू लुहान थी घाटी कश्मीर, सॉरी, लहू लुहान थी झेलम और घाटी दरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, दहशत का था वो आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी।
ये तो हैसियत थी इनकी। अब मैं नहीं, दूसरी ये बात सही है, विवेक उन्होंने जी ने बोली है बिल्कुल बात। सही बोला। हाँ, अब मैं दूसरी बात कहता हूं, क्योंकि जो बात कही नहीं जा सकती हो, विवेक जी ने बिल्कुल सही बोला कि ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही कैन डिसाइड। सही बात है। अब तो शक और गहरा हो जाता, जो आरवीएस मणि ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को यह लग रहा था कि सीमा पार तो हमारे अपने ही लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अटैक क्यों करवाना है। और ये बात मैं हवम नहीं बोल रहा आप लोगों ने मैं मिलकर 2008 से पहले और बाद के दोनों घटना बोल रहा हूं। अब पूरी बात विद प्रमाण चिल्लाओ नहीं मेरे भाई, चिल्लाइए नहीं, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। हवाना में 2006 में भारत पाकिस्तान ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया, और जिसमें कहा पाकिस्तान एक टेरर से प्रताड़ित देश है। ये तो पाकिस्तान और आईएसआई की लाइन है। अब आइए, 26 नवंबर 2008 को यह दुर्दांत घटना हुई है जो 9/11 के बराबर थी। 8 महीने के अंदर जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में भारत और पाकिस्तान ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं, और उनके प्राइम मिनिस्टर गिलानी के साथ, और कहते हैं कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। यहां तक तो ठीक है। उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट बलूचिस्तान होता है, यानी जो आईएसआई की लाइन है कि बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है, वो मनमोहन सिंह सरकार ने एक्सेप्ट किया। तीसरी बात, इसी 2008 में दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि शहीद हेमंत करकरे ने मुझे ये बात बताई थी। अब बताइए, अगर शहीद हेमंत करकरे आज की डेट में जीवित होते तो उनका तो कोर्ट मार्शल होने की स्थिति आ जाती कि एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में टेरर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार का हिस्सा नहीं है, जो मंत्री नहीं है, उसको कैसे डिटेल बता रहा है। तो कांग्रेस ने ऐसी राजनीति की। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, डेविड कोलमैन हेडली ने इसकी रेकी की, यह एफबीआई में पूरी तरीके से प्रूव हो गया, मगर एनआईए ने जाकर हेडली को इंट्रोगेट नहीं किया। सिर्फ यहां से एक अधिकारी भेजा गया जो सिर्फ इंटरव्यू लेके चला आया। अब आइए, समझौता एक्सप्रेस केस में बाकायदा एफबीआई का पूरा डिटेल अवेलेबल है। कराची से बैठ के कह रहा है मैंने फंडिंग की, मगर इन्होंने जाके सारा यू टर्न ले लिया। और मैं एक और बात बता दूं, मीडिया के ऊपर बात कहते तो आज मीडिया बताना चाहता हूं किस आधार पर यू टर्न, कि जेल में बंद असीमानंद का इंटरव्यू तहलका मैगजीन ने जाके ले लिया। कैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकता है? और अगर था तो तहलका मैगजीन और उस जेलर दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। राजकुमार भाटी अभी तक आए नहीं है। एक बारी सतीश के सिंह भी चर्चा में नहीं आए हैं। लेट राजकुमार भाटी रिप्लाई। मिस्टर भाटी। अमीश जी, यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। हमारे मित्र विवेक श्रीवास्तव को चारों तरफ से घेर के उन्हें लाचार किया जा रहा है। अब देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का मैं कभी भक्त नहीं रहा, और मैंने शायद जीवन में कभी कांग्रेस को वोट भी नहीं दिया। और मैं जिन्हें नेता मानता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने हमेशा गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की। लेकिन देशभक्ति और बहादुरी के मामले में कांग्रेस के सामने बीजेपी कहीं नहीं ठहरती, आरएसएस कहीं नहीं ठहरती। देश में जितने संगठन और जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, सबसे कायर और सबसे ज़्यादा देश विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है या आरएसएस है। आरवीएस मणि की जब देश को, आपकी राय? मैं अपनी बात कह दूं और मैं इस बात के सबूत दे सकता हूं। कोई चाहे तो मुझसे घंटे 2 घंटे अलग चर्चा कर ले, इसमें तो शो में इतना टाइम नहीं मिलेगा। जो बात मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 26/11 की आप बात कर रहे हैं। 26/11 में हमने ये देखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने बहादुरी पूर्वक उन आतंकवादियों को मुकाबला किया। कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा, और यह सिद्ध किया कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया है। सबूत दिया इस बात के। लेकिन पुलवामा में हमला हुआ और अभी पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, कहीं मुकाबला होते हुए नहीं दिखा। और भारतीय जनता पार्टी फिर भी गर्व के साथ छाती फुलाती है कि हाँ, हम ज्यादा देशभक्त हैं। भाटी, मैं एक आपको कुछ बातें कोट करके बताना चाहता हूं। 26/11 के बाद किसने रोका जवाबी हमला? उसमें एक बात और, गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया था। गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया। पी चिदम्बरम पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था, अमेरिकी दबाव में सरकार ने कार्रवाई नहीं की। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड फली होमी मेजर, वो कहते हैं कि आईएएफ के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास आतंकी कैंपों पर हमला करने का पक्का प्लान था, टारगेट था। मनमोहन सिंह को प्लान सौंपा, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम इंतजार करते रहे, हमारा फ्लीट तैयार था। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, मनमोहन सिंह पाकिस्तान पर कार्रवाई से बच रहे थे। मुस्लिम विरोधी भावनाओं से, बीजेपी की ताकत, बढ़ती ताकत से वो बहुत चिंतित हो गए थे। अब ये कहा जा रहा है मनमोहन सिंह कितने मजबूत प्रधानमंत्री से मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं। इनमें से कुछ आरोप राजनीतिक हो सकते हैं, विद्वेषपूर्ण हो सकते हैं, कुछ सच भी हो सकते हैं, कुछ सच भी हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कुछ सच भी हो सकते हैं, कहीं कांग्रेस की गलती भी हो सकती है।
लेकिन मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, हम ये सिद्ध करना चाहें कि कांग्रेस देशद्रोही पार्टी है, देशभक्त नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत देशभक्त है और बहुत बहादुर है। मैं मुंबई हमलों के बाद गृह मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया था। इन दोनों हमलों में किसका इस्तीफा लिया गया ये बता दें सुधांशु जी। नहीं, बीजेपी के शासन में 10 गलतियां हुई हैं। आज फैक्ट्स की बात करनी जरूरी है। शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव, लिखते हैं सरकार के शीर्ष स्तर पर भी विकल्पों पे विचार हुआ, सभी विकल्पों पे विचार हुआ, तय हुआ कि पाकिस्तान पर हमला ना करना फायदे का सौदा रहेगा, ये शिवशंकर मेनन कहते हैं। मनीष तिवारी, पाकिस्तान पर किसी तरह का एक्शन ना लेना कमजोरी, कई बार संयम कमजोरी की निशानी होता है। अब ये सब बयान है, मैं एक एक करके सारे बयान नहीं बताना चाहता, लेकिन सतीश के सिंह बहुत सारी बातें की, आनंद रंगनाथन वेट, लेकिन सतीश के सिंह कई सारी बातें की गई। योर कमेंट। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारें फैसला करती हैं कि हमला करना है या न करना है, और उसके फायदे होते हैं, घाटे होते हैं, जो भी होते हैं। जितना फायदा 26 से 11 के हमले के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हुई, उतना आज के डेट में नहीं है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि अच्छा दबाव की बात कहते हैं, आप दबाव की बात अभी एक सेकंड दबाव की बात कहते हैं। 50 सेकंड भाई, दबाव में हमला नहीं किया। चलिए आप ही की बात मान लेते हैं, बीजेपी वालों की बात मान लेते हैं, दबाव में हमला नहीं किया है ना, तो किस दबाव में अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर किया, ये भी सवाल। लेकिन आरवीएस मणि तो सवाल नहीं है। आरवीएस मणि कह रहे हैं कि आईएसआई और कांग्रेस में फिक्स्ड मैच। और ये देखिए, तब तो हम कहें कि IC 814 कंधार, ये उसके बाद जो है करगिल और संसद पर हमला, सब फिक्स मैच है। ये कोई बात होती है क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, ये क्या मतलब है? हम कहें कि पहलगाम में ये नॉनसेंस है, ये नॉनसेंस है। देखिए, इसकी जांच करनी चाहिए। कांग्रेस ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, बहुत बड़ी खबर है। उदित राज ने बयान दिया है अब से कुछ मिनट पहले, और सीधे तौर पे कहा है कि उदित राज का सनसनीखेज दावा है कि आईएसआई, बीजेपी नेता राम माधव की आईएसआई के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है। 4 बार ये सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है। उदित राज ने ये बड़ी इस समय स्टेटमेंट दिया कुछ देर पहले कि राम माधव की आईएसआई के साथ 4 बार मीटिंग हो चुकी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ये सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं उदित राज, क्योंकि राम माधव कुछ दिन पहले वकालत भी कर रहे थे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अंट-छंट पता नहीं क्या बोलने लगते हैं हमारे कांग्रेस के नेता, और हमारे विरोध वाले समझ ही में नहीं आता है। भाई, पहले राम माधव जी की आईएसआई से मुलाकात हुई। अरे भाई, ऐसा एब्सर्ड वाहियात बात कहने का कोई तो आधार होना चाहिए ना, कि हवा में आए एक बयान देके चल दिए उदित राज जी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सतीश सिंह जी, आप तो पत्रकार हैं सर, फिर मैं कहूंगा कितना एब्सर्ड आप बोलने लगते हैं। मतलब आप कह रहे हैं 2008 के बाद उतना अलग थलग नहीं था जितना आज है। मैंने अभी बोला, जुलाई 2009 में शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करके बलूचिस्तान को उसका हिस्सा मान लिया, यानी बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट मान लिया। इससे ज्यादा वाहियात, शर्मनाक कोई बात हो सकती है? हमने तो पाकिस्तान को गले लगा लिया, और कोई बात हवा में नहीं कही गई है। इसमें बैरक ओबामा को कोट किया गया है। औकात हो कांग्रेस पार्टी की तो बैरक ओबामा भी मुकदमा कर दें कि वो गलत किया था। यूएस प्रेसिडेंट की बहुत सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं। और फॉली होमी मेजर, फॉर्मर एयर चीफ, हैसियत हो तो उसके ऊपर बोल के दिखाएं। और चौथा प्रमाण में बोलता हूं, ये जितने हिंदू टेरर के केसेस थे, ये अप्रैल 2011 में एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिए गए, मगर हिंदू टेरर के बयान पहले आ गए, यानी निष्कर्ष पहले था, जांच बाद में थी। और तीसरी बात आप ये समझिए, एक भी केस में ये चार्जेस नहीं फ्रेम कर पाए, क्योंकि चार्ज जो थे, आधार वो था ही नहीं। यानी एक नहीं अनेक केस बता सकता हूं। समझौता एक्सप्रेस में फौजिया, जो हेडली की तीसरी बीवी है, उसका बयान है कि हमने पैसा दिया था पाकिस्तान को बड़ा कांड करने के लिए, उन्होंने एक छोटे से ट्रेन ब्लास्ट में इसको बर्बाद कर दिया। ओके, जवाब सतीश कुछ कहना चाहते हैं, राजकुमार भाटी भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। 30 सेकंड नहीं बोलनी चाहिए। 1 मिनट और एक लाइन और कह दो सर, एक लाइन और अभी जी, ये भाटी जी के लिए। भाटी जी, आरएसएस बड़ा डरपोक संगठन है और कांग्रेस बड़ी वो है। भाई साहब, इसी डरपोक संगठन के दम पर पहली बार संयुक्त विधायक दल की सरकारें लेकर समाजवादी लोग सत्ता में आए 69 में। किसके लिए? कौन बना? चौधरी चरण सिंह साहब बने।
इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर आपने इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी, फिर इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर पहली बार मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की सरकार में 1977 में सहकारिता मंत्री बने, फिर इसी डरपोक संगठन के साथ मिलकर वीपी सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और मुलायम सिंह 1989 में इसी डरपोक संगठन बीजेपी के दम पर सत्ता में आए और फिर जब अयोध्या में फायरिंग के बाद समर्थन वापस ले लिया। आपके चैनल पर जोश में सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति कर ली है, जिसका अब तक खंडन करती रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार। ये कहते हैं कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक करता है। आरएसएस के बल पर 67 में संयुक्त सरकारें बनी, आरएसएस के बल पर चुनाव जीते। आरएसएस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी की। खंडन करती है कि आरएसएस राजनीति में आ जाता है। अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुनो मेरे भाई, पूरी बात सुनिए। यही डरपोक संगठन है जिसके यहाँ 1936 राजनीति करती है। महात्मा गांधी ने जाकर समरसता की तारीफ की। सुनिए, इसी डरपोक संगठन, पूरी बात बोल रहा हूं, अभी बोलता हूं साहब, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसी डरपोक संगठन को 1962 के युद्ध के बाद देशभक्ति के लिए 26 जनवरी को नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस परेड पे बुलाया। इसी डरपोक संगठन को 65 में आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी को लाल बहादुर शास्त्री ने मीटिंग में बुलाया। इसी डरपोक संगठन के साथ विवेकानंद शिला पर सावरकर का टिकट भी जारी किया इंदिरा गांधी जी ने, इन्होंने समर्थन का पत्र भी लिखा। डरपोक संगठन के साथ मिलकर आप सरकार बनाते थे सर। यही डरपोक संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, और इस संगठन ने यह वादा किया था कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, संविधान बनाएंगे। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आज तक संविधान नहीं बनाया है। कागज दिखाइए। यही डरपोक संगठन है जो हर जिम्मेदारी से बच जाता है, जिसका महात्मा गांधी की हत्या में नाम आया था, जिसका दंगों में बार बार नाम आता है। यही डरपोक संगठन है जिसे हमारे मोदी जी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं, और जो एनजीओ कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, कोई अपना सदस्यता रजिस्टर रखता नहीं है, कोई पैसे का लेन देन का हिसाब रखता नहीं है, कहीं किसी बैंक में। आप कहना चाह रहे हैं आरएसएस आतंकी हमले में शामिल था, जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे थे? नहीं, मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, और मैं मानता हूं कि सभी दिग्विजय सिंह ने तब गलत कहा, दिग्विजय सिंह ने तब गलत बयान दिया। मैं देखिए दिग्विजय सिंह जी के बयान पे क्या टिप्पणी कर सकता हूं? आप गलत तो सही तो कह ही सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं, जब जब देश के ऊपर संकट आया और देश को बहादुरी की बलिदान की जरूरत पड़ी, आरएसएस पीछे हट गया। ओके, आनंद रंगनाथन, आरएसएस पीछे हट गया। ओके ओके, आनंद रंगनाथन, एक सेकंड सुधांशु जी, आनंद रंगनाथन। देखिए, जो हेमू केलानी थे वो आरएसएस के थे और हंसते हंसते फांसी पे चढ़े थे इंडिपेंडेंस के लिए, तो ये बोलना सरासर गलत है। लेकिन आप मुझे पता है किस लिए बुलाते? 1925 का संगठन है, एक आदमी ले आए आप एक नाम। भाटी जी सुनिए, एक ही नहीं है, 12 नाम है। प्रॉब्लम ये है कि कल आप मुझसे मिले, कल ये मुझसे मिले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और मैंने इनकी 4 जो झूठ थे वो पकड़े। आज मैं 2 पकड़ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है आप मुझे क्यों बुलाते हैं अमीर जी यहाँ पे, ताकि मुझे दोनों तरफ से पिटाई हो मेरी। अब सुधांशु जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने कहा समझौता ब्लास्ट। ये देखिए, ये कौन कह रहा है? आरएसएस ने कराया समझौता ब्लास्ट और इन्वॉल्व इन टेरर, ये आरके सिंह कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि आरके सिंह सपोर्टेड सैफरन टेरर, और कृपा शंकर जी ने तो सीधे सीधे बोला आरएसएस के साथ बुक लॉन्च किया। ये 2 चीजें हैं। लेकिन अब मैं सीधे सीधे आना चाहता हूं, जो भाटी जी ने कहा, जो भी मेरे भाई हैं, कि आरएसएस डरपोक है, बीजेपी डरपोक है। अरे भाई, आप ये बताइए कि ये बीजेपी सरकार है, मोदी है, जिसने 3 बार घर में घुस के मारा है, 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है, 1 इंच चाइना के पास नहीं है। He is denying it, वो कह रहे नहीं करा ऐसा। सबूत चाहिए आपको भी? सबूत तो आ चुके हैं। सुनिए अमीर जी, यूपीए के सेक्रेटरी, सुन लीजिए, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ बोलिए। यूपीए के सेक्रेटरी सरन जी ने कहा कि वी हैव गिवन 600 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख टू चाइना। ये कांग्रेस खुद बोल रही है, और आप कह रहे हैं कि आरएसएस और मोदी डरपोक है। थोड़ा तथ्यों से बात करिए। आप दोनों तरफ के लोग मुझे पीट सकते हैं, मैं तैयार हूं। ओके ओके ओके, मैं अब सीधे तौर पर राजकुमार भाटी, अब आप बात का जवाब दीजिए 30 सेकंड, जो रंगनाथन जी ने बोला। देखिए, हम डरपोक इसलिए कहते हैं कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो आरएसएस और हिंदू महासभा उससे पीछे हट गए। जब महात्मा गांधी कह रहे थे अंग्रेजों की नौकरी छोड़ो, तो आरएसएस सावरकर गांव-गांव जाके और गोलवलकर जी लोगों को तैयार कर रहे थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, आनंद रंगनाथन जी आप तो बीच में नहीं बोलते, इस तरह तो ठीक नहीं है। सुभाष जी ने आजाद हिंद फौज बनाई,
कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो गोलवलकर जी और सावरकर जी आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे। और जब ट्रंप ने मोदी जी को धमकाया और भारत को धमकाया, तो ट्रंप जी की हिम्मत नहीं हुई मोदी जी की कि ट्रंप को जवाब दे सकें। इसलिए मैं कायर कहता हूं। आनंद लेट आनंद रिप्लाई। सीधी सी भाटी जी मेरे भाई तो हैं ही हैं, उससे ज्यादा मेरे जिगरी हैं। बस ये बता दीजिए कि एक आदमी ने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट पागलपंती है, वो आदमी थे अंबेडकर। उन्होंने सब आप बता दिए अम्बेडकर डरपोक थे, हाँ या ना में बताइए, बोलिए हाँ या ना। अगर देखिए डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन पे बात करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। उनकी लड़ाई दूसरी थी, वो दलित वर्गों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कह रहे थे इनकी गुलामी हजारों साल की है। ये तो बोला था ना कि देश की आजादी की लड़ाई, जो देश की गुलामी है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में 200 साल पुरानी है, और दलितों की गुलामी जो हजारों साल पुरानी है। देखिए आप विषय को ही आपने भाटी जी आपने बड़ी प्यार से विषय को इधर घुमाया और दूसरी तरफ डायरेक्शन में ले गए। मैं फिर विषय पर आता हूं। क्या आपको लगता है ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स कम है? फैक्ट्स बहुत सारे हैं। शिवशंकर मेनन, बराक ओबामा, फॉर्मर एयर चीफ मार्शल, फरीहोमी मेजर, पी चिदम्बरम, ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सतीश के से? देखिए तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से कुछ अलग अलग बातें होती है, पर कांग्रेस की कमजोरी थी कि नहीं थी? आप बोलने नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं, पर आप मानते हैं कांग्रेस की कमजोरी थी 26/11 के बाद अटैक ना करना, है ना? अरे मैं कह रहा हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर में अगर सीज फायर है, जिसका मैंने आपके साथ 100 में स्वागत किया, वो टैक्टिकल हो सकता है, उस समय हमला नहीं करना। मैं तो कह रहा हूं कि आज ज्यादा पाकिस्तान अलग थलग नहीं है, उसके तो चीन और अमेरिका वाले आका है। और अभी सुधांशु जी का जवाब दे रहा हूं। सुधांशु जी ने कहा कि ऐसे कि यहां ये सरमन शेख में हुआ, लेकिन एससीओ में जो हालिया मीटिंग हुई थी उसमें क्या हुआ, जरा उसका भी तो स्टेटमेंट निकाल के पढ़ा कीजिए। उसको भूल कैसे जाते हैं? पर मोदी जी थे वहां पर स्टेटमेंट में। और तीसरी बात यह है, ये बता दीजिए कि इतना टेरर उसने किया, उसने घपला किया, उसने फर्जी किया, कसाब कोई हिंदू टेरर, कुछ भी 12 साल से सरकार है आपकी, और कई राज्यों में आपको मिला दीजिए तो 25, 30, 40 साल हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने क्या? सुधांशु त्रिवेदी मणि के किताब की जरूरत पड़ रही है आपको, वो भी 2026 में। मणि की किताब नहीं, मणि की स्टेटमेंट है। तो करते कुछ ना, मणि की क्या करते? कुछ तो करना पड़ेगा। आप ऐसे बोलते सुधांशु त्रिवेदी करिए, जांच करिए 26/11 के हमले की एक बार दोबारा। आपको चश्मा सुनिए, बता रहा हूं सतीश जी से मैं फिर कहूंगा, आप वरिष्ठ हैं, आप पत्रकार हैं, ये विक्षिप्तता की बात क्यों कर रहे हैं कि 12 साल में कुछ नहीं हुआ? मैं बताना चाहता हूं 12 साल पहले इस देश में क्या मंजर था, कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे। मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलुरु, बताइए कौन सी ऐसी जगह थी, पुणे, नासिक, सूरत, जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाके, चलते बस में धमाके, लिखा रहता था छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा। एक पिक्चर आई थी वेडनेसडे नसीरुद्दीन शाह की, जिसपे वो कहता है कि जब घर से आदमी निकलता था, हर एक 2-2 घंटे पे उसकी वाइफ उसको फोन करके पूछती है, बीवी, कि पानी पी लिया कि नहीं, चाय पी लिया कि नहीं। तो वो कहता, वो ये नहीं जानना चाहती कि चाय पी लिया कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, वो ये जानना चाहती कि तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि उस समय हिंदुस्तान का माहौल यह था कि आदमी बाहर निकलेगा तो जिंदा लौट के आएगा कि नहीं। और उस समय लश्कर तैयबा के चीफ मरकज सुभान अल्लाह जो उनका हेडक्वार्टर है, उसमें बैठकर धमाके होते थे और सुभान अल्लाह बोलते थे। आज जब आए हैं धमाके बंद हो गए हैं, और जो ब्रह्मोस गिरे हैं जाके उनके हेडक्वार्टर पे, अब वो या अल्लाह बोल रहे हैं। सतीश जी, इसके बाद दिन नजारा बदला हुआ न नजर आ रहा हो तो आंखें खोलो। अब मैं कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में हमने टैक्टिकल रोका, उसके बाद क्या हुआ? पहलगांव हमले का मुख्य आरोपी बुरहान हमजा अज्ञात हमलावरों ने मुजफ्फराबाद में मार दिया। हमने एहसास कर लिया कि पाकिस्तान में स्थिति खराब हो गई है। कंधार हाईजैकिंग के 3 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। और सुनिए, बहुत सारे लोग जो भारत सीआरपीएफ कैंप करने वाले हमजा यूसुफ को अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, इन्होंने बलूचिस्तान को हमारे उसमें शामिल कर लिया था। आज खैबर पख्तूनवा में जो हो रहा है, ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान हैज बिकम द प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। आज पीओके में भारत के नारे लग रहे हैं, इसके बाद भी किसी को और ये लोग पाकिस्तान के साथ शर्मसार करने वाला शर्मल शेख का ज्वाइंट डिक्लेरेशन करते थे, पाकिस्तान मुस्कुराता था, भारत का रहता है। आज विवेक वांट्स टू रिप्लाई। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ी खबर नहीं, बड़ी स्टेटमेंट है, मैं आता हूं उसके ऊपर। ओके,
एसवाई कुरैशी की। ओके विवेक, देखिए ये इतनी बड़ी रैली, इतने सारे फैक्ट्स फिगर्स, ये सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन करके मेरा भी और दर्शकों दोनों का सिर दर्द हो गया। एक बात बताइए साहब, एक बब्बर शेरनी थी जिसका नाम था मिसेस इंदिरा गांधी, जिसने उठा करके पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया। आप उसका कंपैरिजन मोदी जी से करेंगे? 4 दिन गए और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर करके चले आए वापस। कौन है बहादुर? कांग्रेस बहादुर है। आप कब से बहादुर हो गए? आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया अंग्रेजों के साथ, आज भी कर रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये मेरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहता है और सही कहते हैं राहुल गांधी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो 17 दिन से है ही नहीं। हर चीज में वोट द अमेरिकन। एक सेकंड, आपके नेता, आपने बोला आपके नेता, एक सेकंड, तो फिलहाल 17 दिन से तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहां है? जानकारी तो दे दीजिए देश को, कहां है? वेयर इज ही? कहीं भी है। अरे आत्मा विवेक श्रीवास्तव के अंदर में को, इंटेलिजेंस को, इस देश के इंटेलिजेंस को यही नहीं मालूम कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहां है। ये इस देश की इंटेलिजेंस है। नेता आपका, आप बैठ नेता आपका, जानकारी आपको नहीं। वेयर इज माय एलओपी? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे कोई खतरा था? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस देश के कोई किडनैप करके ले गया था? क्या उनको मारा गया? क्या हैरेस किया गया? स्टेटमेंट दे गवर्नमेंट। और क्या इनको बोल पता रहे है हैं? वो उनको कहां पर है? किडनैप करके ले गए, वो और अपनी सरकार को मर्जी सब से पता गए। रहता क्या है। बोल रहे हैं आप? उल जुलूल, सिर्फ उनको मारा गया, उनको किडनैप करने के लेके गया। कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है अभी तक। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मैं बिल्कुल यहाँ तो दूसरा मैटर ले आया है। एलओपी किडनैप हो गए, मतलब क्या बोलते हैं आप? ओके सुधांशु जी, मतलब ईरान का आपका डीएनए है, मोदी की वजह से 50 डिग्री टेम्परेचर है, और अब ये तीसरी स्टेटमेंट है, एलओपी किडनैप हो गए। बिल्कुल, मतलब कमाल की बात कर रहे हैं। अभी विवेक श्रीवास्तव चूंकि मेरे एक भी फैक्ट का जवाब नहीं दे पाए और लाखों दर्शकों से कहता हूं मेरा एक भी फैक्ट गलत हो तो ये बताएं, तो कहते इनके सरदर्द हो गया। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो इस समय विदूषकत्व दिखाया है विवेक श्रीवास्तव ने, मतलब जो जोकराई दिखाई है, तो अगर किसी के सर में दर्द हो रहा होगा तो वो भी हल्का हो गया होगा, थोड़ा उसे लग गया होगा कि भाई ये सीरियस बात करता ही नहीं आदमी, ये तो एब्सर्ड बात करता है या नॉन सीरियस बात करता है। भाई साहब केरल में आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, अरे कुछ तो अटैक करो राहुल गांधी पे। वायनाड में गए नहीं पर ये एलओपी किडनैप हो गए, आनंद रंगनाथन को वो हाथ जोड़ने आने के लिए। राजकुमार भाटी भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए इतनी सीरियस डिबेट के अंदर वाकई आप हंसी का फुवारा लेकर आए हैं। ओके आनंद रंगनाथन, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं अमीर जी, जो मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड के केस में अंदर करवाना चाह रहा था कि बीपी बढ़ाते हैं विवेक को लाके। अब ये इन्होंने क्या कह दिया, बीपी इतना कम हो गया हंस हंस के, एलओपी किडनैप हो गए। अरे भाई कहां, जंगल के कौन से बस्तर के जंगल में मैंने कहा आईबी को पता होना चाहिए एलओपी कहां है, मैंने ये कहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता होना चाहिए अपोजिशन कहां है। भारत विरोधी नहीं, इनको पता भी होता है। ये जानबूझ करके राहुल गांधी को नॉन सीरियस छवि देने के लिए हल्ला मचाते हैं कि राहुल गांधी कहां है। आपको नहीं मालूम क्या सरकार को? मेरा बीपी बहुत लो हो गया भाई, Doesn't the government know where he is? एलओपी government is responsible for his safety. सतीश जी ने तो मुंह ही नीचे कर लिया है कि क्या बोलूं मैं। आपके तो मित्र थे ये विवेक जी, आप कह रहे हैं उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। ये फंसाने की कोशिश हो रही है, इन्होंने फंसा दिया आप लोगों को। विवेक लोगों ने किडनैप किया भाई, बता दो जरा। का कोई भी नागरिक देश छोड़ता है तो सरकार से वीजा लेके जाता है, सरकार की जानकारी में होता है कि कहां गए। एक अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता है। अखिलेश यादव भी बाहर जाते हैं तो जानकारी होती है वो बाहर जा रहे हैं, फोटो भी वो पोस्ट कर देते हैं। वो अगर सेमिनार में पार्टी को जानकारी हो गई, वो क्या ऐसी कोई जानकारी आपने देखी? सुरक्षा कारणों से नहीं बता रहे हो सबको, आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसे लगता है। आपको लगता है सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश जी की सुरक्षा नहीं होती? अखिलेश जी क्यों बताते हैं? अखिलेश जी भी सबको थोड़ी बता के जाते हैं, पार्टी को ही तो पता होता है। अखिलेश जी का हमें पता है, पर एक्स पे पोस्ट तो राहुल जी के बारे में कांग्रेस को पता होगा। एक्स पे पोस्ट तो करते हैं, अखिलेश जी की नहीं करते। आप क्या कहते हैं कि अखिलेश जी का दौरा भी ऐसे गोपनीय होता है? हाँ या ना बोलिएगा। ना गोपनीय नहीं होता ये, क्या आपको? और गोपनीय होना भी नहीं चाहिए नेता का दौरा। आपको लगता है गलत होता है ये गोपनीय दौरा? मुझसे आप राहुल जी के खिलाफ क्यों बोलवा? मैं खिलाफ नहीं बोला, गठबंधन में मैं राहुल जी का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो राहुल जी का नाम ही नहीं लिया। मैं पूछ रहा हूं कि नेताओं के गोपनीय दौरे, अगर एक बड़ा नेता अपना दौरा गोपनीय रखता है, वो सही होता है गलत होता है? राजनीतिक लोगों को हर समय सार्वजनिक रहना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कोई नेता, मैं नाम नहीं ले रहा,
कोई नेता अपना दौरा गोपनीय रखता है, वो सही होता है, गलत होता है? मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है। नहीं, आपकी दृष्टिकोण से सही नहीं है। किडनैपिंग वगैरह वाला तो कोई मैटर नहीं है ना? नहीं, उसका अर्थ निकालिए। नहीं, बोला उन्होंने, मैंने कौन सा अर्थ निकाला? मतलब अब बताइए, एसवाई कुरैशी की एक बड़ी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मैं सुधांशु त्रिवेदी का व्यू चाहता हूं। इट इज, लेट्स गेट सीरियस ऑन दिस नाउ। एसवाई कुरैशी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। एसवाई स्टेटमेंट क्या अपनी किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने बोला कि मैं सुसाइड कमिट करना चाहता हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं एसवाई कुरैशी का यह बड़ा दावा है अपनी किताब में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी खुदकुशी की बात। कितनी बड़ी बात है। सलमान खुर्शीद थे, वो आहत थे, ये कितनी बड़ी बात है। और ये एसवाई कुरैशी कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? सतीश के सिंह 20 सेकंड। देखिए भाई, आप एसवाई कुरैशी को बुलाइए और जरूर मनमोहन सिंह अपने इरादे के पक्के, जबान के पक्के, सोच के और दीन ईमान के पक्के। सुसाइड थोड़ी किया उन्होंने। अरे किया क्या, बोलते कि इससे बढ़िया है कि कर लेना, ये ऐसी बात जो है एसवाई कुरैशी का कहा हुआ है। तो मैं मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान करता हूं। एसवाई कुरैशी झूठे तो नहीं है ना आपकी नजर में? मेरे ख्याल से तो पता नहीं, झूठे तो लगते नहीं है, लेकिन मालूम नहीं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, नो दिस इज क्वाइट एक्सप्लोसिव व्हाट एसवाई कुरैशी सेड, वेरी एक्सप्लोसिव। देखिए ये इन हिज बुक व्हिच इज अबाउट टू कम। ये अत्यंत संवेदनशील विषय है कि भारत का एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनके बारे में इतनी गंभीर बात कह रहे हैं कि वो आत्महत्या करना चाहते थे, जो संभवतः किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए बहुत विचित्र और बड़ी अनहोनी सी बात है। पर अगर इसमें क्या सच है, सतीश के सिंह जी की बात का मैं समर्थन करूंगा, ये एसवाई कुरैशी जी को बताना चाहिए। फिर भी हाँ, इतनी जानकारियां मुझे भी कुछ कांग्रेस नेताओं से बातचीत में है कि कई ऐसे निर्णय थे जिन पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत असहज थे और उन्हें वो देश के हित में नहीं लगते थे, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर किस किस प्रकार के दबाव थे ये सबको पता है। और अगर हम अनुमान लगाएं कि ऐसा कुछ हुआ होगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं विभाजन की विभीषिका को झेलकर वो और उनका परिवार भारत आया था, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि आरवीएस मणि ने जो बोला है ऐसी कोई मैच जी काफी पैरेलल है। ओके सर, ओके एक सेकंड विवेक इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं खुदकुशी के ऊपर। विवेक जी, यू हैव ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। खुदकुशी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए देयर इज नो खुदकुशी, ये सब मैं एसवाई कुरैशी जी की इज्जत करता हूं, मिला हूं एक आध बार, और वो गंभीर आदमी है, देयर इज नो डाउट। गंभीर आदमी गंभीरता वाली बात ही कर रहा होगा ना। आपके लिए हो गया ना, निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, फंस चुके हैं आप। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।